हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम एमएड एंट्रेंस पेपर का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। थर्ड पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें भी आपको समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप पिछली वीडियोज़ में देखते हुए चले आए हैं, हमने साइकोलॉजी फिर उसके बाद फ़िलॉसफ़ी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, सोशियोलॉजी के आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि सोशियोलॉजी के किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि हमें सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं करना है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना तो है ही, उसके अलावा अगर वो क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ से रिलेट होकर के सॉल्व हो रहा है तो हमें उस पर भी ध्यान देना है कि हम उस क्वेश्चन को अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग सही करके सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंज बाय चेंजिंग इंडिविजुअल्स। ऑप्शन ए फैशन, ऑप्शन बी लोकेशन, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशन या ऑप्शन डी एटीट्यूड। शिक्षा व्यक्ति के डैश में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन लाती है। ऑप्शन ए फैशन, ऑप्शन बी स्थान, ऑप्शन सी व्यवसाय या ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हालांकि ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, बट आप इसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन किस तरीके का चेंज आपके अंदर लाएगी। क्या वो फैशन का कोई चेंज लाती है? नहीं। क्या वो लोकेशन का चेंज लाती है? नहीं। क्या वो ऑक्यूपेशन का चेंज लाती है? नहीं। ठीक है, ये सारे सेकेंडरी चीज़ें हैं। जिस चीज़ का वो चेंज लाती है हमारे अंदर वो है एटीट्यूड। शिक्षा हमारे अंदर एटीट्यूडनल चेंज लाती है, यानी अभिवृत्ति का चेंज हमारे अंदर जन्म लेता है और उससे ये सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। यानी जब हमारा एटीट्यूड चेंज होता है तो हम फैशन भी अलग तरीके से करते हैं। जब हमारा एटीट्यूड बदलता है, हम एजुकेशन ले करके आगे बढ़ते हैं तो हम अच्छे अच्छे स्थानों पर रहना प्रारंभ करते हैं, अच्छी जगहों पर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और एजुकेशन से हमें व्यवसाय भी चूज़ करने में आसानी रहती है ना। तो एजुकेशन से जो सबसे बड़ा चेंज हमारे अंदर आता है वो आता है हमारे एटीट्यूड में चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ कल्चरल लैग इज। कल्चरल लैग का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पावर, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या ऑप्शन डी नेचुरल कैलामिटीज़। सांस्कृतिक अंतराल के मुख्य कारणों में से एक है ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी राजनीतिक शक्ति, ऑप्शन सी तकनीकी प्रगति या ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि तकनीकी प्रगति। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव है और एक शहर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के कल्चर में क्या अंतर है? एक अंतर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रहन सहन में, दूसरा अंतर देखने को मिलेगा चीज़ों की अवेलेबिलिटी पर, और तीसरा जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी तकनीकी में आपको अंतर दिखेगा, और यही तकनीकी कल्चरल लैग की वजह बनती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। जब हम कल्चरल लैग को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कल्चरल लैग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी? लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट पैटर्न या ऑप्शन डी पॉपुलेशन। किसी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर का सूचक क्या है? ऑप्शन ए साक्षरता दर, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी रोजगार पैटर्न या ऑप्शन डी जनसंख्या। तो ये भी एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से हम किसी समाज की सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को भी समझते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं लोगों में उसको समझते हैं, समाज किस तरफ बढ़ रहा है हम उसे भी देखते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एजुकेशन वॉज सेट अप इन। नेशनल कमीशन जो वुमेन्स के लिए बनाया गया था वो कब बना था? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1958 या ऑप्शन डी है 1968। महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी 1938 में, 1948 में, 1958 में या 1968 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958। 1958 में महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1970, 1980, 1990 या 2000। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 2000।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000 में। सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ, ऑप्शन ए साइकोलॉजी, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी सोशल साइंसेज या ऑप्शन डी सोशियोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के ज्ञान को डैश के क्षेत्र में लागू करता है। ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान या ऑप्शन डी शिक्षा। तो ये भी एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो ये अप्लाइड फील्ड है किसकी, साइकोलॉजी की, और ये किस फील्ड में अप्लाई की जा रही है, तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसको उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी बॉस्टन, ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट या ऑप्शन डी लिप्जिंग। पहली प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी, बर्लिन में, बॉस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या लिप्जिंग में। तो ये आप सभी ने सीटेट के दौरान और अपने यूपीटेट के दौरान पढ़ा होगा कि पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी, लिप्जिंग में खोली गई थी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि किसने खोली थी और किस ईयर में खोली गई थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ, ऑप्शन ए द लर्नर, ऑप्शन बी द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी द लर्निंग सिचुएशन। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध डैश से है, ऑप्शन ए सीखने वाले से, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया से, ऑप्शन सी सीखने की स्थिति से या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। हमारा लर्नर से भी जुड़ा होता है, लर्निंग प्रोसेस से भी जुड़ा होता है और लर्निंग सिचुएशन से भी, यानी सीखने वाले से, सीखने की प्रक्रिया से और सीखने की स्थिति, सभी चीज़ों से शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन कैन रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल एंटिटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज। यानी कि आपको पियाजे के स्टेजेस को भी पढ़ना है। तो पहली स्टेज क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और चौथा ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार बच्चे निम्नांकित में से किस विकासात्मक अवस्था में काल्पनिक चीज़ों के बारे में तर्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पियाजे की लास्ट स्टेज है उसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो भी बच्चा होता है, जो भी स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, हाइपोथेटिकल एंटिटीज़ को सॉल्व कर लेता है या रीज़न करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म रेफर्स टू एक्स्ट्रा क्यूज डिजाइंड to increase the chance of a students providing the correct answer to be questions. Option A brainstorming, option B prompt, option C suggestions या option D none of the answer are correct. निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। ऑप्शन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी प्रॉम्प्ट, ऑप्शन सी सलाह या ऑप्शन डी उत्तर, कोई उत्तर सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ ये, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस थ्योरी से रिलेटेड है। ये थ्योरी जो है वो है वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बात कर रहा है, आप सभी ने पढ़ा होगा पाड़ के बारे में। जो साइकोलॉजी में वाइगोत्स्की बात करते हैं कि हम एक बच्चे को जब थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो ये वही है, प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पर उसी हेल्प से है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की को भी हमें पढ़ना नहीं भूलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द IQ लेस देन 70 डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन ए चिल्ड्रन विद LD, ऑप्शन बी चिल्ड्रन विद ID, ऑप्शन सी चिल्ड्रन विद VI या ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज करेक्ट। 70 से कम बुद्धि लब्धि किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों की, ऑप्शन बी बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों की, ऑप्शन सी दृष्टिबाधित बच्चों की या ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चिल्ड्रन विद ID, यानी बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों की। जो 70 से कम बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ, और IQ बात करता है किसकी, इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बौद्धिक अक्षमता।
ठीक है। अधिगम बात करता है लर्निंग की, तो यहाँ पर लर्निंग की डिसेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बुद्धि की डिसेबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए हमें बौद्धिक अक्षमता इसका आंसर लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी अ टीचर सेंट्रिक, ऑप्शन बी स्टूडेंट सेंट्रिक, ऑप्शन सी जनरल सेंट्रिक या ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। कक्षा कक्ष में संप्रेषण होना चाहिए, ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी सामान्य केंद्रित या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड और जनरल सेंट्रिक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। जो भी कम्युनिकेशन होता है या तो वो टीचर सेंटर्ड होता है या तो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है मोस्टली, और क्लासरूम कम्युनिकेशन में ये ही दो टाइप होते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्टूडेंट सेंट्रिक। अगर क्लास में सिर्फ टीचर सेंट्रिक क्लास होगी तो टीचर ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, यानी कि टीचर जैसा बोलेगा बच्चों को वही करना होगा। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक में बच्चों की जो भी इच्छाएं होती हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, बच्चे की बातों को सुना जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय और या ऑप्शन डी गुरु नानक देव। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं, ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय या ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो ये सभी को पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। तो ये सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो यूनिवर्सिटी ने माना है वो किसे माना है, दयानंद को। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के ही गुरु थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़, ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन बी रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन सी फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन डी नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। निरौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन ए प्रवेश एवं निर्गम के लचीले नियम, ऑप्शन बी प्रवेश एवं निर्गम के कठोर नियम, ऑप्शन सी प्रवेश एवं निर्गम के कुछ नियम या ऑप्शन डी प्रवेश एवं निगम के कोई नियम नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है या नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें व्यक्ति कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। अगर वो सीखना चाहे तो नॉन फॉर्मल एंटिटी में भी अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, reinforcers that are innately reinforcing such as food, water, etc. are called, ऑप्शन ए प्राइमरी रीइंफोर्सर, ऑप्शन बी सेकेंडरी रीइंफोर्सर, ऑप्शन सी एक्सटिंग्विश्ड रीइंफोर्सर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पुनर्बलक जो शारीरिक आवश्यकता से जुड़े हैं जैसे कि भोजन, पानी आदि कहलाते हैं, ऑप्शन ए प्राथमिक पुनर्बलक, ऑप्शन बी द्वितीयक पुनर्बलक, ऑप्शन सी विलोपित पुनर्बलक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान हमारी प्राइमरी ज़रूरत है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने आप में ही क्या हो जाएगा, प्राथमिक पुनर्बलक। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जैसा कि मैंने पहले से ही बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस बेस्ड है। हालांकि ये प्राइमरी नीड्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये एक थ्योरी है नीड्स हायरार्की थ्योरी। ठीक है। उसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा के भेजूँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहलर्स रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, ऑप्शन इनसाइट लर्निंग, ऑप्शन बी लेटेंट लर्निंग, ऑप्शन सी प्लेस लर्निंग या ऑप्शन डी मॉडलिंग। सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन बी गुप्त अधिगम, ऑप्शन सी स्थान अधिगम या ऑप्शन डी मॉडलिंग। आप सभी ने एक प्रचार देखा होगा, मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए, है ना। तो कोहलर का जो प्रयोग था जो उन्होंने सुल्तान पे किया था, सुल्तान क्या करता है कि केले जो टंगे होते हैं उनको देखता है, तो पहले वो हाथ पैर चलाता है, नहीं पहुंच पाता, फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो क्या करता है, जो डिब्बे उसमें रखे होते हैं डिब्बों पर चढ़ करके केले तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी सुल्तान पर किया गया प्रयोग है कोहलर के द्वारा, वो किसकी बात करता है, एकदम इंस्टेंट लर्निंग की बात करती है, अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करता है, जिसे मेंटोस जिंदगी दिमाग की बत्ती जलाए वही वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है कि कोहलर के द्वारा जो प्रयोग किए गए वो इंस्टिंक्ट लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
द टीचर ऑफर्स स्टूडेंट्स प्रेज whenever they show that they are on task. She is using ऑप्शन ए चेनिंग, ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी प्रॉम्प्टिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक शिक्षिका जब भी विद्यार्थी को उनका कार्य करते देखती है वह उनकी प्रशंसा करती है। शिक्षिका प्रयोग कर रही है ऑप्शन ए श्रृंखलाबद्धता का, ऑप्शन बी पुनर्बलन का, ऑप्शन सी सहायता का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीइंफोर्समेंट, क्योंकि वो क्या कर रही है, वह उनकी प्रशंसा कर रही है और प्रशंसा करना क्या होता है? एक रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दिए थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये दिए थे स्किनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर फॉर अ वेरिएबल टू बी मेजर्ड अ रिसर्चर मस्ट प्रोवाइड एन, ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव थ्योरम, ऑप्शन बी ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑप्शन सी स्केल थ्योरी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक चर को मापने के लिए एक अनुसंधानकर्ता को देना चाहिए। ऑप्शन ए परिमाणात्मक प्रमेय, ऑप्शन बी संक्रियात्मक परिभाषा, ऑप्शन सी मानक सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन अगर हमें दी होगी तो हम उस चीज़ को क्या निकाल सकते हैं, हम ये बात बता सकते हैं कि कोई भी रिसर्चर है वो क्या मेज़र करना चाहता है, उस वेरिएबल को मेज़र करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। अब आप एमएड में जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको रिसर्च पढ़ने के लिए मिलेगी, फिर आप परेशान होंगे कि ये रिसर्च किस तरीके की होती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, रिसर्च आपको एमएड के दौरान पढ़ने को मिलेगी और ऐसे एक दो क्वेश्चंस भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे एमएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग लॉस इंक्लूड्स, ऑप्शन ए क्लोज कैप्शनिंग, ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज, ऑप्शन सी ब्रेल, ऑप्शन डी रेगुलर प्रिंट बुक्स। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण है। ऑप्शन ए संलग्न अनुशीर्षक, ऑप्शन बी संकेतिक भाषा, ऑप्शन सी ब्रेल या ऑप्शन डी नियमित प्रिंट बुक्स। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसका आंसर स्वयं से बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइन लैंग्वेज या संकेत भाषा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रैक्टिकल स्किल। प्रैक्टिकल स्किल्स की कौन सा इसमें उदाहरण है? ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी पीयर एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी ईटिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सहपाठी स्वीकार्यता, ऑप्शन सी भोजन करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो यूनिवर्सिटी ने दिया है वो दिया है पीयर एक्सेप्टेंस। हालांकि मुझे इसका आंसर भाषा लग रहा था, पर यूनिवर्सिटी ने दिया है पीयर एक्सेप्टेंस, तो हम इसी को ही आंसर मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड इज नोन फॉर हिज थ्योरी। ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू इमिटेशन, ऑप्शन सी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ऑप्शन डी मॉरल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रॉइड प्रसिद्ध हैं अनुकरण के द्वारा अधिगम के लिए, ऑप्शन बी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए या ऑप्शन डी नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए। हम सभी पर बात करते हैं। इमिटेशन की बात कौन करते हैं? बंड्यूरा बात करते हैं। लर्निंग थ्रू इमिटेशन की बात करते हैं एल्बर्ट बंड्यूरा। ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात कौन करता है? सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, जो कि आपका आंसर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करता है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कौन? हमारे पियाजे सर और वाइगोत्स्की। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की बात कौन करता है? मॉरल डेवलपमेंट बात करते हैं कोलबर्ग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये सारी, और इन सभी पर क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हालांकि पियाजे की थ्योरी पर, वाइगोत्स्की की थ्योरी पर, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पर, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये सारी थ्योरीज तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप्स ड्यूरिंग। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था के दौरान, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान। टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान ही डेवलप करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अट्रैक्शन ऑफ मेल चाइल्ड टूवर्ड्स हर मदर वॉज टर्म्ड बाई फ्रॉइड एज। ऑप्शन ए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट या ऑप्शन डी ओरल कॉम्प्लेक्स। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण की जो ग्रंथि होती है उसे फ्रॉइड क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑप्शन बी ऑडिपस ग्रंथि, ऑप्शन सी नैतिक द्वंद्व या ऑप्शन डी मौखिक ग्रंथि।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। जब एक बालक अपनी माता के प्रति आकर्षित होता है उसे हम कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या ऑडिपस ग्रंथि। और जब एक बालिका अपने पिता की ओर आकर्षित होती है तो उसे हम इलेक्ट्रा ग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉइड की थ्योरी का ही ये पार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, ऑप्शन सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को बिना किसी सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। ऑप्शन ए संभावित विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी वास्तविक विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। जो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है वही क्या कहलाता है हमारा, वही हमारा संभावित विकास का क्षेत्र होता है। और इन्होंने क्या पूछा है कि कार्यों को बिना किसी सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब वो कितना कार्य कर सकता है, ठीक है। संभावित विकास कितना वो कर सकता है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, According to Bronfenbrenner's biological model, rules and laws are examples of। ऑप्शन ए माइक्रोसिस्टम, ऑप्शन बी मेसोसिस्टम, ऑप्शन सी मैक्रोसिस्टम, या ऑप्शन डी क्रोनोसिस्टम। ब्राउनफेन-बेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम कानून आदि उदाहरण है। ऑप्शन ए सूक्ष्म तंत्र के, ऑप्शन बी मेजोतंत्र के, ऑप्शन सी बृहद तंत्र के, या ऑप्शन डी समय तंत्र के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो सिस्टम, यानी कि वृहद तंत्र के ही पार्ट होता है ये। कौन सा हमारा जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, ये मैक्रो सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।